तो नेटफ्लिक्स से वन ऑफ द फेमस और कंट्रोवर्शियल सीरीज सैंडमैन का सीजन 2 फाइनली आ चुका है और ये परफेक्ट टाइमिंग है सीजन 2 को देखने से पहले सीजन 1 की मेमोरीज को रिलीव करने का। तो देखा जाए तो सैंडमैन की स्टोरी नील गैमन के लिखे हुए फैंटेसी कॉमिक बुक्स पर बेस्ड है और देखा जाए तो इन्हीं कॉमिक बुक के पन्नों पे हमें लूसीफर मॉर्निंग स्टार को भी पहली बार दिखाया गया था और वो बात अलग है कि लूसीफर के कैरेक्टर पे डेडिकेटेड कॉमिक बुक सीरीज आगे चल के आने लगी। ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में कॉमिक बुक्स तो शेयर करते ही थे, मगर नेटफ्लिक्स से सैंडमैन और लूसीफर सीरीज के बीच कोई भी कनेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता। तो सीजन 1 की स्टोरी जानने से पहले आइए जानते हैं कि आखिरकार इस सैंडमैन का यूनिवर्स काम कैसे करता है। तो सैंडमैन का यूनिवर्स रिलीजियस मैथोलॉजी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये कहानी है 7 ऐसे भाई बहनों की जिसे गॉड ने क्रिएट किया है ह्यूमैनिटी के सेवा के लिए और इस एंडलेस सिबलिंग की फैमिली में शामिल है ड्रीम, डिजायर, डिस्पेयर, डेस्टिनी, डिस्ट्रक्शन, डिलीरियम एंड डेथ और तो और सब लोगों के डेडिकेटेड रियल्म्स भी हैं जहाँ पर ये लोग राज किया करते हैं। तो इन्हें बनाने के पीछे गॉड का मेन मोटिव था कि इन्हें अपने पावर्स का यूज करते हुए इंसानों को एक सही रास्ता दिखाना। ऊपर से देखें तो इनका मेन मोटिव तो यही था, लेकिन पावर और ईगो के चपेटे में आने के बाद इनमें से कई भाई बहन अपने रास्ते से काफी ज्यादा भटक गए। तो इस सीरीज का पूरा फोकस लॉर्ड मॉर्फियस यानी ड्रीम के ऊपर है। स्टोरी में आगे हमें बताया जाता है कि ह्यूमंस जब भी सपना देखते हैं तब उनकी आत्माएं वेकिंग वर्ल्ड से निकल के ड्रीम वर्ल्ड में एंटर करती है और इस ड्रीम वर्ल्ड को रूल करता है मॉर्फियस एके सैंडमैन। सपनों में लोगों के अंदर लॉर्ड मॉर्फियस आदमियों की लाइफ में एक नई उम्मीद जगाता था और तो भटके हुए ह्यूमंस को चेतावनी देके सही ट्रैक पर लाने के लिए मॉर्फियस ने नाइटमेयर को बनाया, मतलब ऐसे डरावने सपने जो कि ह्यूमंस को उनकी डार्क रियलिटी दिखा के उन्हें सही रास्तों पे चलने को मजबूर करे। एक दिन अचानक से मॉर्फियस को ये पता चलता है कि कोरिंथियन नाम का एक नाइटमेयर जिसने मॉर्फियस से बगावत कर दी है। इतना ही नहीं, वो वेकिंग वर्ल्ड में जाके इंसानों को मार रहा था और इस काम में उसे काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था। और फिर क्या था, लॉर्ड मॉर्फियस ने उस नाइटमेयर को सबक सिखाने के लिए वेकिंग वर्ल्ड में जाने का फैसला किया, मगर लूसियन जो कि ड्रीम वर्ल्ड की लाइब्रेरियन थी उसने मॉर्फियस को चेतावनी देकर कही कि वेकिंग वर्ल्ड में बहुत सारे खतरे भी होंगे, क्योंकि नाइटमेयर्स को तो वेकिंग वर्ल्ड में कोई खतरा नहीं होता, मगर ड्रीम्स वेकिंग वर्ल्ड में जाते ही काफी कमजोर हो जाते हैं। इधर वेकिंग वर्ल्ड में डॉक्टर हैथवे मैजिस्ट्रेट रॉड्रिक से मिलने चला जाता है। आगे हमें बताया जाता है कि इन दोनों ने हाल ही में अपनी बेटी को खोया है। तो रॉड्रिक डॉक्टर हैथवे की लाई हुई किताब से मंत्र पढ़ के डेथ को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो डेथ को ब्लैकमेल करके अपनी बेटी को वापस पाना चाहता था। इधर मॉर्फियस असली दुनिया में आने के बाद कोरिंथियन को रंगे हाथों पकड़ लेता है और मॉर्फियस जैसे ही कोरिंथियन को मार नहीं मारा था कि इतने में वो टेलीपोर्ट होके रॉड्रिक के बेसमेंट में पहुंच जाता है। इधर जमीन पे बने हुए मंत्र और सिम्बल्स ने मॉर्फियस को काफी ज्यादा कमजोर बना दिया और इस मौके का फायदा उठा के रॉड्रिक ने मॉर्फियस से उसका हेलमेट, रूबी वाला नेकलेस और सैंड चुरा लिया और इन तीनों ऑब्जेक्ट के उससे दूर होने के बाद मॉर्फियस और भी ज्यादा कमजोर हो गया। कुछ देर बाद कोरिंथियन भी वहाँ पे पहुंच जाता है और वो रॉड्रिक को बताता है कि तुम लोगों ने डेथ की बजाय ड्रीम को कैप्चर कर लिया, मगर ये भी तुम लोगों की ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। कोरिंथियन आगे कहता है कि जमीन पे बने हुए इस सिंबल से ही इसे नहीं रोका जा सकता, इसे अगर तुम्हें रोकना है तो ड्रीम को कांच के बड़े से गोले में बंद करना होगा और रॉड्रिक ठीक ऐसा ही करता है। इसके बाद समय बीतता गया और रॉड्रिक के लाख कहने के बावजूद मॉर्फियस उसकी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। कई वर्षों तक मॉर्फियस इसी जगह पे कैद रहा और इधर मॉर्फियस से छीनी हुई चीजों के बदौलत रॉड्रिक और उसके साथियों को खूब सारी दौलत और लंबी उम्र मिली। ड्रीम वर्ल्ड से मॉर्फियस के अचानक गायब होने की वजह से जो ह्यूमंस उस समय पे सपना देख रहे थे वो सपनों की दुनिया में अटक के रह गए और तो और कईयों को तो अब नींद ही नहीं आती और उस टाइम के डॉक्टर्स ने इस बीमारी को स्लीप सिकनेस का नाम दिया। इधर हमें बताया जाता है कि यूनिटी किनकेड नाम की एक बच्ची भी इस बीमारी का शिकार हुई। इस नाम को अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये बच्ची आगे चल के इस शो के लिए काफी बड़ी एसेट साबित होगी। इधर रॉड्रिक होम में रॉड्रिक के बेटे को मॉर्फियस के ऊपर काफी ज्यादा दया आने लगती है और वो किसी भी तरीके से मॉर्फियस को यहाँ से आजाद करना चाहता था और उसे ऐसा बात करते हुए रॉड्रिक सुन लेता है, जिस वजह से वो मॉर्फियस के सामने ही उसकी कुटाई कर देता है। स्टोरी में आगे हमें ड्रीम के रेवन यानी जैसमे से मिलाया जाता है और ये जैसमे हर वक्त ड्रीम के साथ होता था और उसे रेवन को बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद रॉड्रिक नहीं पा रहा था। तो वो अपने बेटे एलेक्स को कहता है कि तुम्हें अगर अपने आप को मेरे सामने प्रूव करना है तो तुम्हें इस रेवन को मारना होगा। इधर जैसे मैंने घर में आग लगाकर गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट किया और उसके बाद बार बार उस कांच के गोले पे अपनी चोट मारकर ऑलमोस्ट उसने कांच फोड़ ही दी थी। इससे पहले कि कांच फूट जाता एलेक्स आके उस रेवन को गोली मार देता है। तो एलेक्स ने मॉर्फियस के सामने ही उसके बेस्ट फ्रेंड रेवन को मार दिया और इसको बहुत बड़ी कीमत इसके लिए चुकानी पड़ेगी। इधर रॉड्रिक की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए इजल नाम की एक लेडी उसकी पार्टी में चली जाती है और देखते ही देखते इन दोनों के बीच काफी ज्यादा प्यार बढ़ जाता है और कुछ
कुछ दिनों बाद ही इथेल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। एज यूजुअल रॉड्रिक बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो इस बच्चे को जन्म दे और वो फौरन बाहर चला गया डॉक्टर को बुलाने के लिए। और इसी मौके को देख के इथेल उस घर से भाग जाती है और इथेल यहाँ से जाते हुए मॉर्फियस के गैजेट भी अपने साथ लेके चली जाती है। और इस बात का पता लगने के बाद रॉड्रिक काफी ज्यादा गुस्सा होता है। इस बात का पूरा गुस्सा रॉड्रिक एलेक्स पे निकाल देता है और अब एलेक्स भी बड़ा हो चुका था, जिस वजह से वो अपने डैड के इस फालतू के गुस्से को नहीं सहना चाहता था, जिस वजह से हाथापाई के दौरान वो अपने डैड को मॉर्फियस के कांच के गोले की तरफ ही धक्का दे देता है। इस धक्के से रॉड्रिक जैसे ही ग्लास से टकराता है उसका सर फूट जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और इस तरह से रॉड्रिक के मरने के बाद एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगा। जिसके बाद ये स्टोरी वापस से प्रेजेंट टाइम पे आती है, जहां हम देखते हैं कि एलेक्स काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और वो अपने पार्टनर के साथ एक लास्ट बार मॉर्फियस से मिलने आया है, मगर मॉर्फियस को अब भी उससे कोई भी बात नहीं करनी थी। जिसके बाद एलेक्स जैसे ही वापस जा रहा था तब उसके व्हीलचेयर से मॉर्फियस को कैद करने वाली वो निशान मिट जाती है और इस बात का फायदा उठा के मॉर्फियस वहीं पे मौजूद एक गार्ड के सपने में घुस जाता है और उस सपने में जाकर मॉर्फियस उसे उस केज पे गोली चलाने के लिए मजबूर करता है, जिससे ग्लास वहीं पे टूट जाता है और मॉर्फियस आजाद हो जाता है। और इससे पहले कि मॉर्फियस ड्रीम वर्ल्ड पे जाता, वो सबसे पहले एलेक्स के पास जाके उसे हमेशा के लिए ड्रीम वर्ल्ड में कैद कर देता है। इधर कोरिंथियन को भी समझ आ जाता है कि जल्दी उसका भी एंड आने वाला है। फाइनली मॉर्फियस अब अपने ड्रीम वर्ल्ड पहुंच जाता है और वहां जाके देखता है कि उसका पूरा का पूरा ड्रीम वर्ल्ड तो तबाह हो चुका है। लूसियन उसे बताती है कि उसके अलावा बाकी सब लोग यहाँ पे रहने वाले वेकिंग वर्ल्ड में चले गए। इधर मॉर्फियस आजाद तो हो चुका था, लेकिन उसके पावर्स अभी भी काफी ज्यादा लो थे, जिस वजह से उसे फुल पावर मोड में आने के लिए अपने 3 मिसिंग चीजों को ढूंढना होगा, जिसमें उसका हेलमेट, सैंड और वो रूबी वाला नेकलेस शामिल था। मॉर्फियस के भाई बहनों को अच्छे से पता था कि मॉर्फियस इतने लंबे टाइम से कैद है, मगर उनमें से कोई भी एक उसकी मदद के लिए नहीं आते। ऐसे मॉर्फियस एक चीज तो समझ गया था कि उसे वापस से अपने पावर गेन करने के लिए अकेले ही काम करना होगा और उसे वापस से इन चीजों की खोज करने के लिए थोड़ी बहुत पावर की तो जरूरत ही थी। और उस ड्रीम वर्ल्ड में उसकी बनाई हुई केवल एक ही चीज अभी तक सही सलामत थी और वो था ग्रेगरी नाम का ये गारगोयल। और ये गारगोयल मॉर्फियस ने इन दोनों बंदों को गिफ्ट किया था और ये दोनों बंदे सीधे तौर पे बाइबल से उठाए गए हैं। तो मॉर्फियस ने अपने पावर को थोड़ा ऐसे ही रिस्टोर करने के लिए ग्रेगरी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। थोड़ा सा पावर मिलने के बाद मॉर्फियस सीधे थ्री फेट से मिलने चला जाता है और ये थ्री फेट पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को दर्शाते हैं। मॉर्फियस अपने मकसद में क्लियर था। मॉर्फियस इन तीनों को गिफ्ट देकर अपने खोए हुए सामानों के बारे में उनसे जानकारी लेगा और यहाँ पर वो फेट्स पहेलियों में जवाब देकर मॉर्फियस को उन चीजों की लोकेशन बताते हैं। जिसके बाद मॉर्फियस ने उस तालाब में डुबकी लगाकर 2 चीजें निकाली, एक था सांप और दूसरा था एक अंडा। तो मॉर्फियस उस सांप को उन फेट्स को दे देता है और उनसे अपनी 3 सवाल पूछता है। तो फेट्स ने मॉर्फियस को बताया कि उसका सैंड बैग जोआना कॉन्स्टेंटीन नाम के एक वुमन के पास है और उसका हेलमेट किसी वुमन ने एमुलेट ऑफ प्रोटेक्शन के बदले किसी डीमन के साथ ट्रेड कर दिया। इसके साथ ही मॉर्फियस का थर्ड ऑब्जेक्ट यानी वो रूबी नेकलेस रॉड्रिक के बेटे के पास है। इधर हमें देखने को मिलता है कि इथेल अभी भी जिंदा है। कोरिंथियन उसके पास आया था सैंडविंड के ऑब्जेक्ट के बारे में पूछताछ करता हुआ, बट इथेल ने एमुलेट ऑफ प्रोटेक्शन की मदद से कोरिंथियन को ड्रीम वर्ल्ड में वापस भेज दिया। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि डीमन के साथ उस हेलमेट को ट्रेड करने वाली और कोई नहीं बल्कि इथेल खुद ही थी और उसे एमुलेट ऑफ प्रोटेक्शन की वजह से इथेल की उम्र अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई थी। कोरिंथियन का मैटर सॉल्व करके इथेल सीधे चली जाती है अपने बेटे यानी जॉन से मिलने और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उस रूबी के चपेट में आने के कारण जॉन पूरी तरीके से पागल हो चुका है और इसे पागलपन के चलते उसने एक बार कई लोगों की जान भी दी है और यही रीजन है कि इथेल उसे एक हॉस्पिटल जैसे दिखने वाले बंक कमरे में रखती है। इधर ड्रीम के बेकिंग वर्ल्ड में जाने से पहले लूशियन ने उसे एक और रेवन पार्टनर दिया और इसका नाम था मैथ्यू। और तो और वहाँ से जाते जाते उस तालाब से निकले हुए अंडे को मॉर्फियस गिफ्ट कर देता है एबल एंड केन को और उसके अंदर से एक छोटा सा गारगोयल निकलता है। इधर ड्रीम वर्ल्ड पहुंचते ही कोरिंथियन ने लूशियन को बताया कि वो अब मॉर्फियस से नहीं डरता। वो आगे ये भी कहता है कि मॉर्फियस को वो उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने से पहले ही वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के मॉर्फियस को हरा देगा। तो इसके बाद ये कहानी फोकस करती है जोआना कॉन्स्टेंटाइन पे और जोआना अपनी पास से रिलेटेड नाइटमेयर से काफी ज्यादा परेशान चल रही होती है। तो प्रेजेंट टाइम में कॉन्स्टेंटाइन गई होती है बकिंगहम पैलेस के प्रिंसेस की एक प्राइवेट वेडिंग में। चर्च को लग रहा होता है कि किसी डीमन ने प्रिंसेस पर कब्जा कर लिया है, मगर यहाँ तो खेल उल्टा निकल जाता है। मतलब यहाँ पर डीमन प्रिंसेस के अंदर नहीं बल्कि उसके होने वाले हस्बैंड के अंदर थी। तो अपने सैंडबैग को ढूंढते ढूंढते मॉर्फियस भी कॉन्स्टेंटाइन के पीछे पीछे चला आता है। तो प्रिंसेस के होने वाले हस्बैंड के अंदर जो डीमन छुपा हुआ था, जो ड्रीम का हेलमेट है, वो हेल के इस डीमन के पास
क्रिएट किया गया है। और इससे पहले कि मॉर्फियस उससे उस डीमन का नाम निकलवा पाता, जोआना कॉन्स्टेंटाइन ने उस डीमन को वापस से हेल में भेज दिया। तो मॉर्फियस के हाथों से वो डीमन तो निकल जाता है, मगर यहाँ पे वो अपना सैंड बैग लिए बिना नहीं जाएगा। तो जोआना उसे बताती है कि उसने उसकी सैंड बैग अपने गर्लफ्रेंड को दे रखा है। इसके बाद वो दोनों कॉन्स्टेंटाइन की गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट जाते हैं, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ड्रीम के सैंड ने रेचल और उसके घर को पूरी तरीके से करप्ट कर दिया है। इधर कॉन्स्टेंटाइन जैसे ही घर के अंदर जाती है, वो एक सपने के अंदर चली जाती है। इधर मॉर्फियस को भी गड़बड़ी का अंदेशा हो गया था, जिस वजह से वो फौरन अपार्टमेंट के अंदर जाता है और कॉन्स्टेंटाइन को उस सपने से बाहर निकालता है। और सपने से बाहर निकलने के बाद इन दोनों ने देखा कि सैंड के कांटेक्ट में आने के बाद रेचल पूरी तरीके से सपनों की दुनिया में अटक चुकी थी और अब उसकी मदद मॉर्फियस भी नहीं कर सकता था। मॉर्फियस कॉन्स्टेंटाइन को बताता है कि हम लोग जैसे वो सैंड बैग उसके हाथों से हटाएंगे, रेचल की मौत तय है। तो मॉर्फियस बिना किसी की परवाह किए बिना वो सैंड बैग लेके वहाँ से जाने लगता है और ये बात कॉन्स्टेंटाइन को पूरी तरीके से खटक जाती है, जिस वजह से वो जाते हुए मॉर्फियस को काफी ज्यादा सुनाने लग जाती है। कॉन्स्टेंटाइन मॉर्फियस से कहती है कि अगर एंडलेस का काम ह्यूमंस को सर्व करना है तो तुम रेचल को ऐसे तड़पते हुआ क्यों छोड़ के जा रहे हो। और मॉर्फियस को ये बात फाइनली समझ आती है और वो रेचल को एक पीसफुल मौत देता है। और इसके बाद वहाँ से जाने से पहले मॉर्फियस कॉन्स्टेंटाइन को भी उसके नाइटमेयर से फ्री कर देता है। इधर एमुलेट ऑफ प्रोटेक्शन ने इथिल को इतने लंबे टाइम तक जिंदा रखा था और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मॉर्फियस अपने रूबी को ढूंढता हुआ उसके बेटे को ही मार दे। और दिस इज द रीजन इथिल चाहती है कि वो अपना एमुलेट ऑफ प्रोटेक्शन अपने बेटे के हवाले कर दे, जिसके बाद उसे जिंदा रहने के लिए किसी भी रूबी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद एमुलेट ऑफ प्रोटेक्शन को अपने गले से निकालते ही इथिल की उम्र तेजी से बढ़ने लग जाती है और जिस वजह से वो कुछ ही देर में अपने बेटे के सामने ही दम तोड़ देती है। जिसके बाद जॉन एमुलेट ऑफ प्रोटेक्शन को पहनते ही वहाँ पे मौजूद गार्ड्स को मारता हुआ सैंडमैन की खोज में चला जाता है। सैंडमैन की रूबी लोगों की सच्चाई को सामने लाकर झूठ को इस दुनिया से गायब करने की ताकत रखता है, मगर यहाँ पे जॉन का मानना था कि सैंडमैन लोगों को सपने दिखाकर उन्हें झूठी उम्मीदें देता है और इसलिए वो चाहता है कि इस दुनिया से सैंडमैन को मिटाकर वो लोगों को झूठे सपनों और उम्मीदों से बचाना चाहता है। और अपने इसी एम को पूरा करने के लिए उसने उस रूबी को काफी ज्यादा अल्टर कर दिया था, जिसका मतलब था कि उस रूबी को उसके अलावा अब कोई भी यूज नहीं कर सकता था। तो उस कैद से बाहर निकलते ही जॉन की सबसे पहली मुलाकात होती है कोरिंथियन से और यहाँ पर कोरिंथियन जॉन का बहुत ही जल्दी भरोसा जीतना चाहता था, क्योंकि कोरिंथियन जानता था कि उस रूबी की मदद से वो मॉर्फियस को ठिकाने लगा सकता है। इधर मॉर्फियस अपने हेलमेट को ढूंढता हुआ सीधे हेल रियाम चला जाता है, जिसके बाद हेल के गेट पे पहुंचते ही हेल का गेट कीपर ड्रीम को सीधे लूसीफर के पास लेके चला जाता है। तो लूसीफर के पास जाते हुए मॉर्फियस की मुलाकात उसके अपनी एक पुरानी लवर से होती है। आखिरकार ये लवर है कौन, इसकी बात हम सीजन 2 के रिकैप में करने वाले हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि मॉर्फियस को इस लेडी ने धोखा दिया था और तो और कई हजार साल बीतने के बाद भी मॉर्फियस ने उसे अभी तक माफ नहीं किया था। जिसके बाद उस गेटकीपर के पीछे चलते हुए ड्रीम सीधे पहुंच जाता है लूसीफर के कासल तक, जहाँ पर लूसीफर और मैसेकेन ड्रीम का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद ड्रीम के कहने पर लूसीफर ने हेल के सारे डीमंस को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद मॉर्फियस ने अपने सैंड बैग की मदद से उस हेलमेट के करंट ओनर को ढूंढ दिया। यहाँ पर वो डीमन इतनी आसानी से मॉर्फियस को वो हेलमेट वापस करने वालों में से नहीं था, जिस वजह से वो मॉर्फियस को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है। तो इस लड़ाई के लिए मॉर्फियस ने अपने आप को चुना, तो वहीं पे उस चालाक डीमन ने अपने साइड से लड़ने के लिए लूसीफर को चुना। ये बैटल कोई नॉर्मल बैटल नहीं था, इस बैटल का नाम था वॉर ऑफ द फेट, जिसमें दोनों फाइटिंग कंटेस्टेंट्स एक दूसरे से अपनी बातों से लड़ने वाले थे और जो उस बैटल ग्राउंड में सबसे बेस्ट चाल चलेगा जीत उसी की होने वाली थी। मगर यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि बैटल ग्राउंड में जो भी डैमेजेस उनके कैरेक्टर्स को होंगे वो डैमेजेस इनके खुद के ऊपर भी होने वाले थे। शुरुआत में ये बैटल लूसीफर की तरफ काफी ज्यादा वन साइडेड लग रही थी। ड्रीम ने लास्ट में होप को चुना और यहाँ पर लूसीफर भी अच्छे तरीके से समझ चुकी थी कि यहाँ पर उसके हेल रियल में होप भी सबसे बड़ी चीज थी। जिसके बाद मॉर्फियस इस बैटल का विनर बन जाता है। जिसके बाद ड्रीम जैसे अपने हेलमेट को पहनता है उसे अपनी रूबी की भी लोकेशन दिखाई देने लग जाती है, तो वो फौरन अपने पार्टनर रेवन के साथ मिलके उस रूबी की तलाश में निकल जाता है। मगर इधर मॉर्फियस ने हेल रियल में आकर हेल के रूलर को ही हरा के सबके सामने उसकी काफी बड़ी इंसल्ट कर दी थी और इस बात से लूसीफर भी काफी ज्यादा गुस्से में थी। इधर उस असाइलम से निकलने के बाद जॉन को एक लेडी लिफ्ट देती है, लेकिन वो लेडी जॉन को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देती ही समझ जाती है कि उसका बांधा एक साइकोपैथ से हो गया है। तो वो लेडी किसी तरीके से पेट्रोल पंप में पुलिस वालों को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन एमुलेट ऑफ प्रोटेक्शन होने की वजह से जॉन ने उस पेट्रोल पंप के ओनर को ही मार दिया। जिसके बाद से वो लेडी चुपचाप से गाड़ी चलाते हुए जॉन को उसकी बताई गई लोकेशन तक पहुंचा देती है। मगर इधर ड्रीम जॉन से पहले ही उस रूबी तक पहुंच जाता है। जिसके बाद मॉर्फियस उस रूबी को पकड़ते ही समझ जाता है कि ये वो पहली वाली रूबी नहीं रही जो कि उसकी हुआ करती थी। जिसके बाद उस रूबी से एक इंटेंस एनर्जी ब्लास्ट निकलती है, जिसकी वजह से ड्रीम और उसका रेवन वहीं पे बेहोश हो जाते हैं और कुछ देर बाद जॉन वहाँ पे पहुंच के
उस रूबी को हथिया लेता है और वहाँ से निकलने से पहले जॉन ने उस लेडी को अपना एमुलेट ऑफ प्रोटेक्शन दे दिया। इसके साथ ही उस लेडी से कहता है कि जब तक ये एमुलेट ऑफ प्रोटेक्शन तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हें कोई भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिसके बाद जॉन वहाँ से निकलकर एक डाइनर में चला जाता है और उस डाइनर में बैठे बैठे जॉन ने उस रूबी की मदद से वहाँ पे मौजूद लोगों का असली सच सबके सामने लाया। देखते ही देखते उस डाइनर का माहौल इतना ज्यादा इंटेंस हो गया कि वहाँ पे मौजूद लोग एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो गए और जॉन ये सब देखता हुआ चुपचाप से आइसक्रीम ठूस रहा था। इधर मॉर्फियस दूसरे डाइनर में अपनी रूबी की तलाश में पहुंच जाता है और वो जॉन से कहता है कि इसके सपने इंसान को झूठी उम्मीदें नहीं देते, इसका उल्टा सपने तो लोगों को अपने एम को पाने के लिए मोटिवेशन देते हैं। मगर ड्रीम की इन बातों का जॉन पे कोई भी असर नहीं होता। जॉन को किसी भी तरह से ड्रीम को मारकर एक ड्रीमलेस दुनिया बनानी थी, लेकिन यहाँ पर मॉर्फियस को केवल और केवल उसे कई रियल में मारा जा सकता था, जिस वजह से जॉन उसे लेकर सीधे ड्रीम रियल में पहुंच जाता है और उस रूबी की मदद से जॉन मॉर्फियस के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है। जिसके बाद जॉन ने उस रूबी के टुकड़े करके फाइनली ड्रीम को मार दिया। मगर यहाँ पर रियलिटी तो कुछ और ही थी। रूबी के टूटते ही उससे निकली पूरी की पूरी एनर्जी ड्रीम के अंदर चली गई, जिस वजह से मॉर्फियस एके ड्रीम पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गया। जिससे मॉर्फियस को भी ये समझ आ जाता है कि उसे अपने पावर्स यूज करने के लिए किन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद एंड में हम देखते हैं कि मॉर्फियस ने जॉन को एक पीसफुल सपने में कैद कर दिया। तो एपिसोड 5 के एंड में हम देखते हैं कि एंडलेस सिबलिंग में से एक डिजायर अपने भाई ड्रीम के सारी हरकतों पे नजर बनाए रखे हुए है और जिसके पास सैंडमैन सीजन 1 का एपिसोड 5 एंड हो जाता है। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल सुपर न्यूज स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो पे रिएक्शन अच्छा रहा तो मैं इसका पार्ट 2 जल्द ही लाइव कर दूंगा। और मैंने से बहुत सारे वीडियोस और भी बना के रखे हैं जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे आने वाले वीडियोस को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो साइड वाला बेल आइकन में दबा देना, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। सो गाइस, दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।